हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 18 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। इसके साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 18वां चैप्टर हमारा चल रहा है, शुरू हो रहा है आज, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। देखिए, हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं, तो वो जल उपयोग के पश्चात कहाँ जाता है, उसका क्या होता है। हम उसको नालियों में बहा देते हैं, तो नालियों से वो कहाँ जाता है? वाष्पित होके बादलों के रूप में चला जाता है, या जैसे बेटा बड़े नालों के ज़रिए वह किसी जल संयंत्र में पहुंचता है, जहाँ पर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको पुनः उपयोग योग्य बनाया जाता है, या क्या होता है अपशिष्ट जल की कहानी। अगर उसको स्वच्छ करते हैं पुनः, तो कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, वह पानी किस प्रकार से साफ किया जाता है। तो इन बातों के बारे में विचार करेंगे। किस प्रकार से हम जल को खराब होने से बचा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पानी को नष्ट होने से, वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं। देखिए, हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर, तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालयों, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल ही तो कहलाता है बेटा, है ना। तो ये दूषित हो गया ना। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? जल जो अपशिष्ट हो जाता है वह कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? तो देखिए, अपशिष्ट जल के बारे में क्या होता है हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, जल हमारी जीवन रेखा। स्वच्छ जल मानवों की आधारभूत स्वच्छ जल मानव की आधारभूत मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। जैसे कि दिख रहा है, ये यहाँ पर दिखाए हैं, यहाँ पर कुछ सर्कल बनाए गए हैं और यहाँ पर आपने स्वच्छ जल के उपयोग लिखने हैं। जैसे कि इसने दिखाया है, एक नीचे दिखाया है इसने पेयजल। तो आप इसमें स्वच्छ जल के उपयोग कैसे लिख सकते हैं? खाना बनाना, है ना बेटा, स्नान करना, ठीक है, पीना, ठीक है बेटा। आगे देखिए, और भी आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं जिससे आप स्वच्छ जल का प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधी रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में लोगों यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई मील किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश तथा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल क्या है? देखिए, अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय
गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है। इसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। तो वाहित मल क्या है बेटा? वाहित मल जो हम बाहर निकाल देते हैं घरों से, उद्योगों से, अस्पतालों से, जिसमें अपशिष्ट जल मिला हुआ होता है, उसे हम वाहित मल कहते हैं। तो बेटा जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है, यानी कि अपशिष्ट जल को साफ करने की प्रक्रिया है, वह सामान्य रूप से उसको क्या कहते हैं? वाहित मल उपचार। ठीक है, इसके बहुत सारे चरण हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया था, यहाँ पर भी देखिए, वाटर फॉर लाइफ 2005 से 15 का जो दशक है, अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल, ये इसका लोगो था, उसका एक चिन्ह था, संकेत था। 18.2 में देखिए, क्रियाकलाप में अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिका से इस पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त जानकारी को 18.1 सारणी में भरिए। जैसे कि वाहित मल का प्रकार दिखा रखा है, कूड़ा करकट, मलिन जल। ठीक है बेटा, रसोई से निकला है तो इसमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? जैसे कि चाय की छानी हुई पत्तियाँ, सब्जियों छिलके हो सकते हैं बेटा। ठीक है, और कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? कुछ तेल हो सकते हैं, तैलीय बर्तन साफ करेंगे तो। ठीक है बेटा, और कोई अन्य टिप्पणियाँ बता सकते हैं कि जैसे कि मान लो संदूषक के अलावा कुछ और भी, जैसे कई बार आटा वगैरह भी चला जाता है पानी में घुल करके। ठीक है बेटा, इस प्रकार से दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, शौचालय का जो संदूषक में क्या है? टॉयलेट ही है ना बेटा। और साथ में जैसे कि हम लोग कई बार कपड़े धोने के बाद पानी साफ करने के लिए शौचालय को पानी का, जैसे कि अपमार्जक का या साबुन का पानी भी शौचालय में डाल देते हैं, तो वो भी क्या है? उसमें संदूषक पदार्थ है। व्यावसायिक अपशिष्ट में क्या है? औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों का कचरा, जैसे कि मशीनों का कचरा है, या फिर जैसे मान लीजिए गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, तो इस प्रकार जो अपशिष्ट बचा है, गन्ने का छिलका है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से वो क्या है? संदूषक पदार्थ हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आप और भी उद्योगों का डाल सकते हैं जिनका आपको पता हो। वाहित जल का रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक सूक्ष्म जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इन अशुद्धियों और के समान के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती हैं? कार्बनिक अशुद्धियाँ, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र में होता है यूरिया, तो पीड़कनाशी, शाकनाशी। पीड़कनाशी बेटा, शाकनाशी क्या है? जो हम सब्जियों में स्प्रे करते हैं ना बेटा, ये वो है पीड़कनाशी, शाकनाशी। पीड़कनाशी तो जैसे कि बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए। शाकनाशी जैसे कि बथुआ है, चौलाई है, ये घास वगैरह उगाते हैं ना, उनको जलाने के लिए। फल और सब्जियों का कचरा है, ये सारी क्या है? कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। कार्बनिक यानी कि पौधों और जंतुओं से संबंधित अशुद्धियाँ कार्बनिक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। कार्बनिक शब्द ही पौधों जंतुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ठीक है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन सी हो सकती हैं? नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, फॉस्फोरस आदि। ठीक है ना, अकार्बनिक अशुद्धियाँ कहो या इनको हम पोषक तत्व कहें। फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। जीवाणु हो सकते हैं उसके अंदर, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, कर्मशः, विब्रियो, कोलेरा और साल्मोनेला पैराटाइफी। अन्य सूक्ष्म जीव कौन से? पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। तो बेटा इस प्रकार से ये कौन कौन सी अशुद्धियाँ इसमें हो सकती हैं, तो आपको मोटे तौर पर पता होना चाहिए। 4 बताई हैं इसने। कार्बनिक है, कार्बनिक 5 पोषक तत्व, जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम जल शोधन करेंगे, एक घटनापूर्ण यात्रा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने सबने पढ़कर आना है। और आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।